Now it's time to understand and crack English Olympiad for Science Olympiad Foundation। हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई सीरीज़ में, जहां पर आज से हम लोग फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं उसी सैम्पल पेपर को, बट इट्स नॉट द सैम्पल पेपर ऑफ जीके और द सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स। ये होने वाला है सैम्पल पेपर ऑफ इंग्लिश। यानी जो भी बच्चे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन से इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड को देना चाहते हैं और उन्होंने सब्जेक्ट में इंग्लिश को चूज़ कर रखा है, तो नो वरीज एट ऑल, बिकॉज आई एम हेयर विद सैम्पल पेपर, लेटेस्ट सैम्पल पेपर ऑफ इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ना अभी शुरू कर दे रहे हैं। बाकी अगर आप लोग ओलंपियाड को क्रैक करना चाहते हैं और आपको कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, यानी कोई ऐसा कोर्स मिल जाए भैया जहाँ पर मुझे लाइव क्लासेस मिल रही हों जिसकी मदद से मैं इस ओलंपियाड को क्रैक कर पाऊँ, सो यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सभी क्लास के लिए, सभी ओलंपियाड के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है ये कोर्स। दाम है केवल 1000 रुपये। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्चुअल सैम्पल पेपर की तरफ। तो ये है लेटेस्ट सैम्पल पेपर ऑफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, यानी इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। ठीक है भैया। अब मुझे दोबारा से क्वेश्चन और टाइम वगैरह सब कुछ बता दो। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो हर सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश के अंदर भी आपको क्लास 5th से नीचे वाले बच्चों को 35 क्वेश्चन ही मिलते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए उनके पास 1 घंटे का टाइम रहता है। ठीक है। अब बात आती है पैटर्न और मार्किंग स्कीम की, कि ये जो मेरे 35 क्वेश्चन हैं किस किस भाग में डिवाइड होंगे। तो आपका जो पेपर है वो दोबारा से 4 सेक्शंस में डिवाइड है, लेकिन इस बार सेक्शन के नाम ऑब्वियसली बदल गए हैं। जैसे पहला सेक्शन है जो कि वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। यहाँ पर आपको वर्ड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का। दूसरा होगा आपका रीडिंग सेक्शन से। इसके अंदर आपको एक पैसेज दिया रहेगा, फिर कोई कहानी दी गई होगी, उस कहानी से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश और रिटन एक्सप्रेशन से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। लास्ट में आएगा अचीवर सेक्शन, यानी टॉपर सेक्शन, यानी वो कुछ सेक्शन जिसके अंदर कुछ हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। यानी इन्हीं तीन चीज़ों का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के हार्ड क्वेश्चन आपको अचीवर सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन, लेकिन इस बार 2-2 नंबर का होगा क्योंकि क्वेश्चन भाई ऑब्वियसली हार्ड होंगे। अब लोग बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों सेक्शन को टैकल करने के लिए एक सिलेबस चाहिए होगा। तो सिलेबस है, उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा जम्बल्ड वर्ड, जैसे देयर मीनिंग एंड अपोजिट, माने उनकी मीनिंग क्या होती है और फिर उनका अपोजिट क्या होता है, और उनका आइडेंटिफाई द वर्ड फॉर्म, द पिक्चर और मेकिंग अ वर्ड, वर्ड पावर, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन, यानी फेमिनिन और मस्कुलिन आपको पता ही होगा जेंडर है। वन एंड मैनी, यानी नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। नंबर्स यानी मैथ वाले नंबर नहीं, सिंगुलर प्लूरल। जैसे वर्ड पेयर, ऑड वन आउट, एनिमल, यानी एनिमल जो होते हैं उनके बेबीज़ को क्या कहा जाता है, उनकी साउंड को क्या कहा जाता है, उनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, उनके नाउन को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन को क्या कहा जाता है। वर्ब पूछा जाएगा, कंजक्शन पूछा जाएगा, आर्टिकल पूछा जाएगा, एडवर्ब पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, बेसिक टेंस, पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंसिव यानी प्रोज और पोएट्री से क्वेश्चन आएंगे। पिक्चर कंपोजिशन, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिलेबस बहुत बड़ा है आपकी क्लास के हिसाब से, बट नो वरीज एट ऑल, क्योंकि आएंगे तो क्वेश्चन ही, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर ही रहे हैं और आपको पेड बैच में भी सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इन्हीं सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको एक इमेज दे रखी है, ये आपको एक इमेज दे रखी है। अरे सर जी, मैं तो इस इमेज को पहचान रहा हूँ, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये तो मैंने अपने दादाजी के हाथ में देखी है, अपने पापा जी के हाथ में देखी है। इसका नाम तो हंसिया है। इससे क्या किया जाता है, सामानों को काटा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो सामान है इसका नाम क्या है। तो भैया बड़ा आसान क्वेश्चन है। शवल तो इसका नाम होगा नहीं, क्योंकि शवल तो फावड़े का नाम होता है, शवल तो इसका नाम होगा नहीं। तो यानी शवल तो ये अलग गलत हो गया। और रेक भी इसका नाम नहीं है, ट्रैवल भी इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो सिकल है। सिकल माने ही तो हंसिया होता है, यानी पहले का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे पता है क्लास फर्स्ट के हिसाब से सारे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, बट अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आएंगी तो शायद आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। अगला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, यानी नीचे आपको एक सेंटेंस दे रखा है। जैसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है राधा वेंट टू द मार्केट विदाउट मी, यानी राधा मार्केट चली गई बिना मुझको लिए। अब यहाँ पर जो विदाउट है, ये विदाउट यहाँ पर किस चीज़ के रूप में यूज हुआ है, क्या ये विदाउट कोई नाउन है? नहीं सर जी, नाउन तो नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, विदाउट तो किसी चीज़ का नाम नहीं है। एडजेक्टिव है, क्या है किसी नाउन को क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नाउन को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है? तो नहीं सर जी, ऐसा भी कुछ नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है।
क्या यहाँ पर कुछ काम हो रहा है विदाउट होना, यानी ये वेंट तो एक काम है, यानी वो गई, ये तो उसने एक काम किया, लेकिन विदाउट ये भी कोई काम नहीं है। तो सर जी यहाँ तो प्रीपोजिशन ही बचा। तो और हाँ भाई, मी के पहले आ रहा है, यानी प्री यानी पहले आना, और प्रीपोजिशन यानी पहले आ रहा है, इसलिए इसका नाम प्रीपोजिशन है। और विदाउट एक तरीके का प्रीपोजिशन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन हेयर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। कह रहा है कि यहाँ पर एक आपको इमेज दे रखी है, किसकी इमेज है, अम्ब्रेला की इमेज है, लेकिन यहाँ पर इमेज से कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि आई डिडंट डैश माई अम्ब्रेला स्टडी, यानी कल मैं अपना अम्ब्रेला नहीं ले गया था। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि पहले यहाँ पर क्या है कि कैरिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कैरिंग होता तो चाहे यहाँ पर वाज होता और चाहे यहाँ पर इज़ होता, लेकिन यस्टरडे है तो इज़ हो नहीं सकता, तो यहाँ पर वाज होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कैरिंग तो यहाँ पर गलत हो गया। क्या यहाँ पर कैरी हो सकता है, चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कैरीज़ देखते हैं। भैया आई लगा हुआ है तो आई के साथ कैरीज़ यहाँ पर कैसे आ जाएगा। तो और वैसे भी ये कल की बात है, तो कैरीज़ क्या है, एक प्रेजेंट टेंस की चीज़ है, इसीलिए कैरीज़ भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बची दो चीज़ें, एक है कैरीड और एक है कैरी। तो मुझे पता है सर जी कि पास्ट वाली चीज़ यानी पुरानी वाली चीज़ों में मैं क्या करता हूँ, कैरीड लगाता हूँ, यानी उसकी सेकंड फॉर्म लगाता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर कैरीड लगा दूँ, लगाना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश की पता नहीं क्या चूल है भाई कि इंग्लिश में एक नियम आ गया है। और ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि इससे पहले ही आपने डिड लगा दिया है। अब ये जो डिड है ना, ये डू की पास्ट फॉर्म है, यानी जो डू है, डू डिड डन, ठीक है। ये क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है, यानी इन सबकी फॉर्म होती है। जैसे पहला है डू, दूसरा है डिड और तीसरा है डन। तो जो डिड है ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, तो अब हमारा जो आने वाला वर्ड होगा वो भी पास्ट फॉर्म में नहीं होगा, वो प्रेजेंट फॉर्म में होगा, यानी वो कैरी ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब, जैसे आपकी मैम क्या कहती हैं कि ये सारे बच्चे प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे, इंक्लूडिंग रोहन, रोहन को लेकर, ठीक है। और फिर इंक्लूड यानी इसको भी लेकर, है ना, इंक्लूड यानी इसको भी लेकर। तो लेना यानी रखना, रखना यानी कंटेन करना। तो भाई चाहे वो वर्ड कंटेन हो चाहे वर्ड इंक्लूड हो, ये दोनों का अर्थ जो है थोड़ा सा ही चेंज है, यानी आप कह सकते हैं दोनों का अर्थ सेम ही है। ओमिट यानी कि मना करना, इनकार करना, ये भी नहीं हो सकता। सजेस्ट यानी सुझाव देना, ये भी नहीं हो सकता। और प्रिवेंट यानी बचना, इंक्लूड यानी रखना, प्रिवेंट यानी बचना। तो इंक्लूड का प्रिवेंट से कोई हक नहीं है भाई, कंटेन ही इसका सही आंसर होगा, और इसका आंसर हो जाएगा कैरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि इससे ये चूँकि एक रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले आपको एक दे रखा है कहानी। इस कहानी को पहले पढ़िए। कहानी क्या कह रही है, कहानी कह रही है कि वंस देयर वाज अ डॉग कैरिंग अ पीस ऑफ मीट, ठीक है। अब आप क्लास फर्स्ट में है तो आपकी क्लास फर्स्ट में इस तरीके की कहानी आती है, मैंने देख रखा है। तो कह रहा है कि वंस एक बार, देयर वाज अ डॉग कैरिंग अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। एक कुत्ता था जो अपने माउथ यानी मुँह में, है ना, माउथ यानी मुंह में उसने क्या ले रखा था, मुंह में उसने एक पीस ऑफ मीट ले रखा था। पीस ऑफ मीट यानी जो मांस का एक टुकड़ा ले रखा था। ही वाज पासिंग थ्रू अ जंगल, वो एक जंगल से पास कर रहा था। जंगल आपको पता है ये फॉरेस्ट, एक जंगल से पास कर रहा था, यानी जा रहा था। ही वाज क्रॉसिंग अ ब्रिज, अब उस जंगल में उसको एक क्या करना पड़ा, एक ब्रिज, एक पुल पार करना पड़ा। अब उस ब्रिज को पार करने लगा तो सडनली ही सॉ हिज आउन शेडो इन दी रिवर। उसको अचानक क्या दिखने लगी, अपनी शेडो यानी अपनी ही परछाई, अपना ही प्रतिबिंब उस रिवर में दिखने लगा, क्योंकि रिवर एक पानी है और पानी के अंदर तो आपकी परछाई दिखती ही है। अब कह रहे हैं आफ्टर वाइल, लेकिन कुछ ही समय बाद उसको लगा कि इस पानी के अंदर कोई और डॉग है जिसने क्या ले रखी है, पीस ऑफ मीट ले रखी है, कैरिंग अ पीस ऑफ मीट। इसके अंदर एक और डॉग है जिसने एक मीट की पीस ले रखी है। अब इसको लग गई लालच। अब स्नैच यानी झड़पना, यानी इसने उसको क्या करना चाहा, इसने उसको जैसे फोर्सफुली किसी चीज़ को ले लेना, ठीक है। टेकिंग समथिंग फोर्सफुली, है ना, टेकिंग समथिंग फोर्सफुली, इतना बड़ा लिखने से अच्छा आप कह सकते हैं कि ही वांट टू टेक, ठीक है। स्नैच की जगह आप टेक लिख सकते हैं। तो ही ट्राइड टू टेक द मीट ऑल्सो, उसने सोचा कि मैं उसका मीट भी क्या कर लूँ, स्नैच कर लूँ, यानी ले लूँ उससे उसका मीट। अब उसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने उसको डराना चाहा, डराने के लिए वो बार किया। बार यानी भौंकना, कुत्ता क्या करता है भाई, भौंक ही सकता है, तो इसने क्या किया, वो भौंका। अब जब वो भौंका तो पीस ऑफ मीट उसके मुंह से गिर गया पानी में। अब जब पीस ऑफ मीट उसके पानी से गिर गया तो जो ग्रीडी डॉग था, यानी जो लालची कुत्ता था, वो अपनी लालच में ही पड़ा रह गया। उसको दूसरे यानी अपनी परछाई जो दिखी उसका तो वो मीट लेना चाहा, और वो मीट तो उसको मिला ही नहीं। साथ साथ उसके मुँह में जो एक्चुअल मीट था वो भी गिर कर नदी में चला गया, और वो जो लालची कुत्ता था वो बिना मीट के ही वापस लौट गया, ठीक है।
अब आते हैं ऑप्शन नंबर, अब इसी यही जो आपको स्टैंजा दिया होता है, ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ था, इसी के बेसिस पर आपको नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्या है, पहला है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कह रहा है व्हाट डिड द डॉग सी इन द रिवर। डॉग ने रिवर के अंदर क्या देखा। तो डॉग ने रिवर के अंदर, मैंने आपको बताया कि अपनी खुद की परछाई ही देख ली, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन द डॉग बार्क, जब डॉग भौंका, जब कुत्ता भौंका तब क्या हुआ। जब कुत्ता भौंका तो उसके जो मुंह में पीस था मीट का, वो भी क्या गिर गया, वो भी पानी के अंदर गिर गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से, यानी कुछ आपकी वोकैबुलरी जो इंग्लिश है वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो बोलते समय यानी आपकी आम बोलचाल की भाषा में से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मदर क्या कह रही है। मदर कहती हैं कि इट्स डैश हेयर प्लीज़ ओपन द डोर। मम्मी कह रही हैं एक कमरा है, कमरे के अंदर उनको बड़ी घुटन हो रही है। तो कह रहे हैं कि बेटा खिड़की खोल दे, इस कमरे में मुझे बड़ी घुटन हो रही है। तो इट्स सफोकेट हेयर, कमरे में घुटन रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफोकेट्स यानी रहती है, तो ये भी नहीं है, ना सी है और ना ए है। इट्स सफोकेशन हेयर, कमरे के अंदर घुटन हमेशा ही रहती है, क्या ऐसा कुछ है। नहीं भैया ऐसा नहीं है। इट्स सफोकेटिंग हेयर, इस समय पर, राइट नाउ, इस टाइम पर कमरे के अंदर बड़ी सफोकेटिंग है, यानी कमरे के अंदर बड़ी घुटन है, इसलिए खिड़की को खोल दो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि जॉय, एक लड़का है हमारा जिसका नाम है जॉय। जॉय कह रहा है कि डैश देयर अ रेनबो, वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब जॉय कहता है कि वो देखो एक रेनबो। फिर जॉन कहता है कि हाँ मैंने देखा है, तो बड़ा सुंदर है, तो देखो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या वॉच होगा। तो वॉच तो किसी जैसे टीवी जैसी चीज़ों को देखने को आप वॉच कह सकते हैं, तो यहाँ पर वॉच नहीं हो सकता। वॉचिंग, वहाँ देख रहे हो तो कतई नहीं हो सकता भाई, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब लुक्स, तुम वहाँ देखते हो, नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो लुक मतलब क्या हुआ, लुक मतलब तुम वहाँ देखो, वहाँ पर क्या है, एक रेनबो है, तो यहाँ पर लुक, जो ऑप्शन नंबर सी है, यही सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ, यानी हार्ड क्वेश्चन की सेक्शन की तरफ। आपके हिसाब से भाई हाँ इसको मैं हार्ड कह सकता हूँ, बट ये एक्चुअल में हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, थोड़ा दिमाग ही आपको लगाना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो कि कह रहा है कि एवरीबडी गिव रितिका पॉजिटिव। सभी ने क्या दिया, रितिका को एक पॉजिटिव क्या दिया। अब कोई, अगर मान लो रितिका ने कोई काम किया, उसने सबको दिखाया, तो सब रितिका को क्या दे सकते हैं, पॉजिटिव क्या दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं भाई, रितिका को पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ तुमने अच्छा किया। तो ऑप्शन देखो, पहला क्या है कि पॉजिटिव रिकमेंड। अब किसी ने, रितिका ने कुछ अच्छा काम किया होगा तो कोई उसे सलाह तो देगा नहीं, है ना, सलाह तो देगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्या चार्ज देगा, क्या रितिका कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो उसको कोई चार्ज देगा, आप आगे चल कर पढ़ेंगे इसको। तो रितिका कोई, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रितिका कोई मोबाइल तो नहीं है आपकी, रितिका को चार्ज लगा दिया, तो बी भी नहीं हो सकता। एप्रिसिएशन, हाँ ये हो सकता था, लेकिन एप्रिसिएशन क्या है, एप्रिसिएशन ऑलरेडी एक पॉजिटिव फॉर्म में है ना। अगर कोई किसी की क्या कर रहा है, कोई किसी की तारीफ़ कर रहा है, यानी उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें कह रहा है, तो अगर केवल एप्रिसिएशन ही आंसर होता तो यहाँ पर पॉजिटिव ना लिखा होता, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर फीडबैक है, यहाँ पर एप्रिसिएशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो वर्ड है वो सही लिखा हुआ है भाई। तो आप खुद ही अगर ध्यान से एकदम बारीकी से इन सबको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जुबिलेशन हमको पढ़ना है। तो जुबिलेशन जो है ये इसमें से कौन सा सही है, तो पढ़ो। पहला क्या है, पहला है जुबिलेशन, सर जी मुझे सही लग रहा है। चलो दूसरा देखता हूँ। दूसरा कह रहा है जुबिलेशन, तो जुबिलेशन तो नहीं है, तो बी वाला गलत हो गया। अब कह रहा है जुबे लासन, ये देखो एस लग गया है, लासन हो गया है, लेशन नहीं है, तो सी वाला भी गलत हो गया। चौथा वाला कह रहा है जुबिलेशन, ई है, ए नहीं है, तो जुबिलेशन भी नहीं है भाई, आंसर है हमारा जुबिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही आंसर है। ये था आपका आज की क्लास का सारा कंटेंट। तो अगर आपको ये समझ में आया तो धन्यवाद। और अगर आप लोग भाई ये सारे पेपर्स में आपके सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि आपकी क्लास के हिसाब से, सोचो अभी आप क्लास फर्स्ट के ही बच्चे हैं भाई, अभी तो आप लोग अगर अपना टिफ़िन ही पूरा खा ले तभी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर इतने बेसिकली एवरेज लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, बड़े बच्चों के लिए आसान हो सकते हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्लास के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने सारे मुश्किल क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पा रहे तो आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। तो इस हेल्प को हम आपको हेल्प कर सकते हैं थ्रू दिस कोर्स। तो इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। मैंने आपको बताया सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी ओलंपियाड के लिए, सभी क्लास के लिए अवेलेबल है। दाम है केवल 1000 रुपये, आपके माता पिता आपके लिए इतना कर ही सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक की ज़रूरत होगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए।
आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को। बाकी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।